हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 CAS 4 के बारे में, जो कि है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैप्टिव कंजप्शन। वीडियो को शुरू करने से पहले आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। ऑल्सो लाइक एंड कमेंट डाउन कि आपको वीडियो में कोई इशू तो नहीं है या फिर आप नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, CAS 4 हमारा जो ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने इशू किया था। क्यों इशू किया था? ताकि हम जो कैप्टिव कंजप्शन के लिए सामान बना रहे हैं उसमें कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, उसकी जो कॉस्ट है उसको डिटरमाइन कर सके। इज टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर कैप्टिव कंजप्शन। अब सबसे पहले ये बता दें कि कैप्टिव कंजप्शन होती क्या है। जब आप अपनी इंडस्ट्री में कोई सामान बना रहे हैं उसको यूज करने के लिए कोई दूसरा सामान बनाने में, तो वो हमारी कैप्टिव कंजप्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टील मैन्युफैक्चरर जो इंडस्ट्री वाला है वो स्टील को यूज करता है अपनी ही फैक्ट्री में बनी हुई को एक मशीन बनाने के लिए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली कंपनी है, वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए जो मशीन यूज करती है वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है ना। तो अपना ही फैक्ट्री में बना हुआ सामान आगे बनाने के लिए हम यूज करते हैं, तो उसको हम कैप्टिव कंजप्शन का सामान बोलते हैं। और उस सामान को बनाने में कितना पैसा खर्च हो रहा है उसके लिए ये कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 4 है, ये बनाया गया है। ये जो स्टैंडर्ड है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक रूल है हमारा, सेंट्रल एक्साइज वैल्यूएशन रूल 2000, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग हम काम कर सके, इसलिए भी ये CS 4 बना है। ठीक है। और ये जो रूल है सेंट्रल एक्साइज वैल्यूएशन रूल, ये क्या करता है कि जो भी आपने कैप्टिव कंजप्शन के लिए सामान बनाया ना उसकी कॉस्ट पे आपको टैक्स देना होता है, इसलिए हमें वैल्यूएट करना पड़ता है। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? CAS 4 का मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप मेथड्स को जान पाए कि किस मेथड से आपको कैप्टिव कंजप्शन में इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्शन को कॉस्ट निकालनी है। ठीक है। दूसरा, इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी इन कोस्टिंग, कितने जो कोस्टिंग जो है ना एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, जो मेथड है ना वो सेम होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग एक्साइज ड्यूटी पेबल व्हेन गुड्स आर यूज्ड इंटरनली, कि कितनी आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी है जब आप सामान जो है खुद के लिए बना रहे हैं। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग अ ट्रांसपेरेंट मेथड फॉर कॉस्ट डिटर्मिनेशन, कि एक ट्रांसपेरेंट, एक पारदर्शी मेथड, एक ऐसा मेथड जिसमें सब कुछ चीज क्लियर आपको समझ में आ जाए, वो आपको इस्तेमाल करना है। वो ऑब्जेक्टिव भी है इसका। लास्ट ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट स्टेटमेंट, एक ऐसी कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी जो कि उन स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड हो ताकि हम वैल्यू जो है ना एक्साइज गुड्स की जो वैल्यू है कंजप्शन की उसको असेस कर पाए, उसकी सही एक्यूरेट वैल्यू निकाल पाए कि हाँ इतना पैसा हमने जो है इंटरनल यूज के लिए जो सामान बनाया था उसमें हमारा खर्च हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्कोप, कहाँ कहाँ यूज होती है। जो भी इंडस्ट्रीज कैप्टिव कंजप्शन का सामान मैन्युफैक्चर करती है वो इस स्टैंडर्ड को यूज करती है। और कैप्टिव कंजप्शन क्या होती है वो तो मैंने आपको बता ही दी है कि गुड्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स सर्विसेज रादर देन सेलिंग देम एक्सटर्नली, बेचने के ना बजाय हम जब कुछ सामान खुद ही यूज कर लेते हैं तो वो कैप्टिव कंजप्शन कहलाता है। जो भी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं वो इस स्कोप को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था, अगर कोई स्टील मैन्युफैक्चरर है, थोड़ी सी स्टील कोई मशीनरी बनाने में यूज करता है तो वो कैप्टिव कंजप्शन कहलाएगी। या फिर कोई कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी ना, तो वो भी इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट, कुछ की डेफिनेशन कैप्टिव कंजप्शन, इंटरनल यूज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी, हम पहले पढ़ चुके। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको बनाने में जितनी भी आपकी लागत लग रही है, पैसा खर्च हो रहा है, फिर चाहे वो मटेरियल कॉस्ट है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, यूटिलिटीज है, डेप्रिसिएशन है, या फैक्ट्री ओवरहेड्स है, जो भी पैसा लग रहा है किसी भी चीज में वो आपका कॉस्ट हो जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नॉर्मल कैपेसिटी, जितना भी प्रोडक्शन आप बिना किसी वेरिएबल को चेंज करे, लेबर या मशीन को चेंज करे आप बना सकते हैं क्वांटिटी में प्रोडक्ट, वो हमारा नॉर्मल कैपेसिटी कहलाता है। फिर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में किस किस तरीके की कॉस्ट होती है। तो यहाँ पर कौन कौन सी कॉस्ट हम इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, वो मटेरियल कॉस्ट जो कि आप डायरेक्टली किसी एक प्रोडक्शन यूनिट के लिए असाइन कर सकते हैं, जैसे कि कितना आपका रॉ मटेरियल खर्च हुआ है उस स्टील को बनाने में, उसमें आपकी टैक्स एंड ड्यूटीज भी इंक्लूड होंगे कि कितने आपने रिकवर किए हैं, रिकवरेबल। फिर आता है डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, उस प्रोडक्ट को बनाने में कितने एम्प्लॉयज के लिए का आपने खर्चा किया है, वेजेस कितने दिए, सैलरीज कितने दिए, कितने एम्प्लॉयज को आप डायरेक्टली बेनिफिट पहुंचा रहे हो, वो आप जो है यहाँ पर डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में डालोगे। फिर आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो जो एक्सपेंसेस हम डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट के लिए एट्रीब्यूट कर पाए, जैसे कि रॉयल्टी, लाइसेंस फीस। अब रॉयल्टी हमने किसी एक प्रोडक्ट के लिए ले रखी है तो वो डायरेक्ट है, क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि जो रॉयल्टी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हमने ले रखी है। फिर आता है
फैक्ट्री ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट कॉस्ट जैसे कि डेप्रिसिएशन, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, वो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स में आते हैं। फिर आता है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, कॉस्ट जो कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, टॉप नॉच रखने के हिसाब से खर्चा कर रहे हो, वो हमारा क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट होता है। अब देखो कई बार क्या होता है, हमारा सामान में कुछ खराबी आ जाती है किसी भी दिक्कत से, तो लॉट का सामान बन जाता है, वो सामान जो होता है हमें सस्ते में बेचना पड़ता है या उसको डिग्रेड करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, तो वो भी एक तरीके से खर्चा है। किस चीज का खर्चा? क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट का खर्चा है। फिर आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्टली हम प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए खर्च कर रहे हैं, वो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट में आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग एंड ओवरसीइंग प्रोडक्शन प्रोसेस, हम क्या करते हैं, सुपरवाइजर्स हायर करते हैं कि आपको देखना है कि प्रोडक्शन जो है सही से चल रही है या नहीं चल रही है, वो क्या हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में आता है। पैकिंग कॉस्ट, किसकी पैकिंग कॉस्ट? कैप्टिव गुड्स की पैकिंग कॉस्ट, कि जितनी भी पैकिंग मटेरियल हम उस सामान को बनाने से बाद से लेकर के इस्तेमाल होने तक का जितने भी खर्चा हम पैकिंग में कर रहे हैं, वो हमारा पैकिंग कॉस्ट में आता है। एडजस्टमेंट ऑफ स्क्रैप, वेस्टेज एंड बाय प्रोडक्ट, कई बार जब सामान बनाते हैं ना, कुछ सामान खराब हो जाता है तो स्क्रैप का भी हमें वैल्यू लिखना पड़ेगा, वेस्टेज भी होता है। अब कटिंग होती है, किसी एक पर्टिकुलर शेप में कट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, तो जो बाकी का बचा होता है वो बेकार होता है, वेस्टेज की भी हमें जो है कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है। और बाय प्रोडक्ट भी बच जाता है। अब सपोज कोई कंपनी ऑरेंज जूस बना रही है, तो जो ऑरेंज पील होती है ना, वो उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं, अलग अलग पाउडर्स, ऑरेंज पाउडर बिकता है, ऑरेंज पील पाउडर, तो वो एक तरीके से उसका बाय प्रोडक्ट हो गया, उसका भी हमें कॉस्ट निकालना पड़ता है। अब कौन कौन सी कॉस्ट हम नहीं निकाल सकते, नहीं लगा सकते, एक्सक्लूजन्स क्या है? सर्टेन कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ कैप्टिव गुड्स, दैट इज अगर मार्केटिंग, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पे हम कुछ खर्चा कर रहे हैं तो वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर अगर हम इंटरेस्ट के लिए या फाइनेंसिंग कॉस्ट पे कर रहे हैं तो वो भी इसमें नहीं लगेगा। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। और अगर एक्सीडेंट या लॉस की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, फायर थेफ्ट की वजह से कोई लॉस हो रहा है, तो वो भी अब नॉर्मल कॉस्ट जो होगी वो भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। फिर अब इस कॉस्ट को निकाले कैसे? सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी डायरेक्ट कॉस्ट को कैलकुलेट करना है कि कितने हमारे मटेरियल, लेबर एक्सपेंसेस में खर्च हो गए। उसके बाद आप अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स को डायरेक्ट कॉस्ट में ऐड कर दो, जैसे कि मशीन आवर्स, लेबर आवर्स और प्रोडक्शन वॉल्यूम। उसके बाद जो आप बाय प्रोडक्ट्स और स्क्रैप थे, उसकी जो कॉस्ट आई है उसको माइनस कर दो, ठीक है, क्योंकि वो तो आपका अलग से बिकेगा, वो तो आपका अलग से एक प्रोडक्ट बन गया। तो 1 और 2 में से आप थर्ड की वैल्यू को माइनस कर दो, फिर जो आपका अमाउंट बचता है वो आ जाए आपकी टोटल कॉस्ट, सम ऑफ एलिजिबल कॉस्ट टू डिटरमाइन द फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन, आपको डॉक्यूमेंटेशन में किस चीज का ध्यान रखना है? कंपनीज मस्ट मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ किस चीज का, मटेरियल कंजप्शन, कितना मटेरियल आपने कंज्यूम करा है, रॉ मटेरियल की, कॉस्ट एलोकेटेड मेथड्स कि कौन सा मेथड आप कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है और ओवरहेड कितने आ रहे हैं, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कोई भी वेरिएशन, कोई भी अंतर अगर आप आ रहा है उसका, तो आपको उसके लिए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी होगी, ठीक है, ताकि आप वेरिएंसेस को सही कर पाए। तो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।